तो ये सेशन आपके विजन को शेप करने में आपकी मदद करेगा। आपको गोल सेट करने में इस सेशन से मदद मिलने वाली है। बहुत मेहनत हो गई यार, नाउ आई एम एग्जॉस्टिपेटेड, और अब हम सिर्फ मस्ती करेंगे 1 साल। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, बस मस्ती करनी है 1 साल। 11th इज ओनली फॉर मस्ती। हमें ये चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि हमें हर दिन ग्रो करना है, हमें लाइफ में हर दिन सीखना है। टफ कंपटीशन के दौर में हम कैसे एक्सेल कर सकते हैं, क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए। अब भैया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जेई एडवांस्ड कौन दे सकता है। बहुत ही टफ कंपटीशन है, 10 लाख से भी ज्यादा बच्चे, इवन मोर देन 1.5 मिलियन, उनमें से मात्र 2.5 लाख बच्चे एडवांस, और उसमें से भी 17,740 को ही आईआईटीज में जगह मिलने वाली है। तो भाई आखिर ये होगा कैसे। हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी का एलएन ऑनलाइन प्रोग्राम्स के इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप ये सेशन अकेले देख रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप ये सेशन अपने पेरेंट्स और गार्जियंस के साथ देख रहे हैं तो और भी अच्छी बात है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। ये सेशन शुरू करने से पहले मैं 2 इंपॉर्टेंट सवालों का जवाब देना चाहूंगा। पहला, कि ये सेशन किन्हें देखना चाहिए, यानी कि ये सेशन किस किस के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ये सेशन किस बारे में होने वाला है। तो देखिए, अगर आप 10th से 11th में मूव कर रहे हैं और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स स्ट्रीम में फ्लो करके आप अपने करियर को आगे लेकर जाना चाहते हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 8th से 9th में मूव कर रहे हैं या फिर 9th से 10th में मूव कर रहे हैं तो ये सेशन आपके विजन को शेप करने में आपकी मदद करेगा। आपको गोल सेट करने में इस सेशन से मदद मिलने वाली है। अगर आप ऑलरेडी ग्रेजुएशन में हैं या फिर आप पेरेंट्स हैं, गार्जियंस हैं, तो आने वाले समय में आपको आपके आसपास जो बच्चे हैं उन्हें सही समय पर सही गाइडेंस देने में यह सेशन मदद करेगा। तो हाँ, हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि सेशन एक, दर्शक अनेक और फायदे अनेक अनेक। अब दूसरे सवाल पर आते हैं कि ये सेशन किस बारे में है। अभी हाल ही में काफी सारे बच्चों ने 10th के एग्जाम्स दिए, 10th के एग्जाम्स को रैप अप किया, और कई बच्चों ने इसी चैनल पर हमारी टीम के साथ जुड़कर प्रिपरेशन की और एग्जाम से कह दिया हट पीछे, हमें सब आता है, यानी कि काफी अच्छा स्कोर किया। काफी सारे वैल्यूएबल फीडबैक्स भी उन बच्चों से हमें मिले, जो कि एक मोटिवेटिंग फैक्टर रहता है पूरी ही एलएन टीम के लिए। कुछ बच्चे 10th के एग्जाम्स के बाद ये सोचने लगते हैं कि बहुत मेहनत हो गई यार, नाउ आई एम एग्जॉस्टिपेटेड, और अब हम सिर्फ मस्ती करेंगे 1 साल। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, बस मस्ती करनी है 1 साल। 11th इज ओनली फॉर मस्ती, और 12th बोर्ड्स में देखेंगे कि हमें क्या करना है। तो ऐसे बच्चों से मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि अगर आपका फेवरेट क्रिकेटर, बी इट थाला, बी इट किंग और हिटमैन, अगर नेट प्रैक्टिस छोड़ दे और सिर्फ आराम करने लगे तो क्या वो मेजर मैचेस में, बड़े बड़े मैचेस में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। आंसर इज नो। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है भैया। और अगर मैं आपसे पूछूं कि सिंगर अगर रियाज करना छोड़ दे तो क्या ताउम्र वो अच्छा गा पाएगा। आंसर इज नो। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। हमें ये चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि हमें हर दिन ग्रो करना है, हमें लाइफ में हर दिन सीखना है। जब ये माइंडसेट होगा तो हम लाइफ में हमेशा अच्छा करेंगे। इसलिए आराम हमें छोड़ना होगा, हमें एक माइंडसेट शेप करना पड़ेगा, और इसी माइंडसेट को शेप करने के लिए आज का सेशन भी है। जेई के बारे में आज हम जानने वाले हैं। जब हम जेई के बारे में बात करते हैं तो भैया, जेई इज नॉट जस्ट एन एग्जाम, इट्स अ बैटल ऑफ डेडिकेशन, इंटेलिजेंस एंड परसिवरेंस। JEE is the gateway to India's most prominent and prestigious engineering institutes, where dreams turn into reality। बिल्कुल, हम ये जानते हैं कि IITs में जाने के बाद ख्वाब हकीकत में बदल जाते हैं। For lakhs of students, जो JEE का एग्जाम है वो सिर्फ एक टेस्ट नहीं है, इट इज अ टिकट टू ब्राइटर फ्यूचर। और हम अच्छे से जानते हैं, in India, we don't just grow up watching cricket. We grow up hearing about JEE as well. JEE एग्जाम के बारे में सुनते हुए हम बड़े होते हैं, राइट? इट इज द वर्ल्ड कप ऑफ इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स। तो ये जो JEE एग्जाम है, आज इस सेशन में हम इसके नेचर के बारे में जानने वाले हैं, साथ ही साथ हम अभी जो JEE एग्जाम को लेकर के अपडेट्स हैं उन्हें भी जानेंगे। तो एंड तक इस सेशन में बने रहिए, और सभी के साथ ये सेशन शेयर कर सकते हैं आप, क्योंकि ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन, और सबसे पहले जानते हैं कि आखिर JEE एग्जाम है क्या। तो ये देखिए, JEE स्टैंड्स फॉर
जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम, इस एग्जाम को देने के बाद इंडिया के टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में हमें दाखिला मिलता है और हम यहाँ पर इंजीनियरिंग की जो डिग्री है उसे हासिल कर सकते हैं। ये जो एग्जाम है ये किसके द्वारा करवाया जाता है? तो देखिए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस एग्जाम को एडमिनिस्टर करती है। और जब हम ये वर्ड यूज कर रहे हैं एडमिनिस्टर, तो इससे मतलब क्या है, आखिर इसके मायने क्या है? तो जब फॉर्म फिल किए जाते हैं, जब एग्जाम का प्रोसेस शुरू होता है, जो वेरी फर्स्ट स्टेप है, वहां से लेकर के जो रिजल्ट आता है वहां तक का जो प्रोसेस है वो एनटीए ही यहां पर एडमिनिस्टर करता है। ठीक है, पूरा का पूरा हम कह सकते हैं कि जो प्रशासनिक प्रक्रिया है इस एग्जाम से जुड़ी हुई वो एनटीए देखता है। ठीक है, एग्जाम कौन सी सिटी में होगा, कैसा पेपर होगा, कैसे कंडक्ट करवाया जाना है, फॉर्म्स कब फिल करवाए जाने हैं, जितनी भी ये बातें हैं इन सब का ध्यान रखने वाली एजेंसी है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अब ये जो जेईई एग्जाम है ये 2 स्टेजेस में, या फिर हम कहें तो 2 एग्जामिनेशन के इसमें लेवल्स होते हैं। पहला है जेईई मेन। अगर हमें एडमिशन चाहिए बीई और बीटेक में तो हमें पेपर 1 देना होता है और हमें एडमिशन मिलता है एनआईटीज में, ट्रिपल आईटीज में, या फिर जो दूसरे गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस है उसमें, जिन्हें हम सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस भी कहते हैं। यूं तो आईआईटीज, एनआईटीज, आईआईएम्स, ये जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं ये सब गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड हैं। पर यहां पर हम एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज के अलावा जो सीएफटीआईज हैं उनकी बात कर रहे हैं, उनमें भी इसी पेपर के थ्रू, इस पेपर के स्कोर से एडमिशन मिलता है। अगर आपको आपके करियर में मतलब बी आर्क की डिग्री चाहिए या फिर बैचलर ऑफ प्लानिंग की डिग्री चाहिए तो इसके लिए होता है पेपर 2 जेईई मेन का ही। यानी कि पेपर 2 को पेपर 2A और 2B में फर्दर यहां पर डिवाइड किया हुआ है। तो जेईई मेन से क्या मिल रहा है हमें? बीई बीटेक में एनआईटीज, ट्रिपल आईटी, सीएफटीआईज में एडमिशन मिल रहा है। साथ ही साथ बी आर्क, बी प्लानिंग का जो पेपर है वो भी जेईई मेन का ही हिस्सा है। वहीं कुछ बच्चे जेईई मेन देने के बाद क्वालिफाई होते हैं जेईई एडवांस्ड के लिए, और जेईई एडवांस्ड देने के बाद एडमिशन मिलता है आईआईटीज में, जो कि बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस हैं। ये जो आईआईटीज हैं ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं अपनी छाप छोड़े हुए हैं पूरी दुनिया के अंदर, ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं। तो यहाँ पर इस सेशन के अंदर हम जेईई मेन और जेईई एडवांस्ड इन दोनों ही स्टेजेस के बारे में डिटेल से जानने वाले हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, कैसा एग्जाम पैटर्न होता है, या फिर हम बात करें तो मोड ऑफ एग्जाम क्या होता है। तमाम बातें हम इस सेशन में करेंगे। पर उससे पहले हम यहाँ पर जान लें आईआईटीज के बारे में। देखिए, हम एक बात अच्छी तरीके से जानते हैं, ये स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ये डिफरेंट आईआईटीज के लोगो हैं। 23 आईआईटीज हैं इंडिया में, उनके लोगोज आपके सामने हैं। इन आईआईटीज ने बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज देश और दुनिया को दी हैं, चाहे से वो एंटरटेनमेंट का फील्ड हो, चाहे से वो पॉलिटिक्स का फील्ड हो, या फिर चाहे से बात हो एंटरप्रेन्योर्स की या फिर सीईओज की, ये हम अच्छे से जानते हैं। कुछ एग्जांपल्स अगर आपको दूं तो एंटरटेनमेंट के फील्ड के एग्जांपल्स में सबसे ऊपर जो नाम आता है जिन्होंने ख्याति प्राप्त की है वो है अरुणव कुमार। द वायरल फीवर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म का आपने नाम सुना होगा, उसके फाउंडर। आपने विश्वपति सरकार का नाम सुना होगा, वो भी टीवीएफ से जुड़े हुए हैं। अरे भाई, पंचायत के सचिव जी जीतू भैया, जितेंद्र कुमार, आईआईटी खड़गपुर, ये सब नाम जो मैंने आपसे लिया आईआईटी खड़गपुर से हैं। विश्व कल्याण रथ स्टैंड अप कॉमेडियन आईआईटी खड़गपुर। या फिर पॉलिटिक्स की ओर चले तो आपने मनोहर पर्रिकर, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी थे, जो गोवा के सीएम भी रहे, वो यहाँ पर आईआईटी से ही थे, आईआईटी बॉम्बे से। और अगर अश्विनी वैष्णव का नाम आपने सुना हो, जो कि करंट रेलवे मिनिस्टर हैं, वो भी आईआईटी कानपुर से आते हैं। साथ ही साथ आपने अगर एंटरप्रेन्योर्स में नाम सुना हो या फिर आपने सीईओज में नाम सुना हो, सुंदर पिचई, गूगल, कौन नहीं जानता, वो आईआईटी से ही है, आईआईटी खड़गपुर से। अगर आपने नाम सुना हो नारायण मूर्ति का, इन्फोसिस के जो फाउंडर रहे हैं, वो आईआईटी कानपुर से हैं। साथ ही साथ नंदन नीलेकनी, जो कि आज आप आधार कार्ड जो देखते हैं, जिनका यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आइडिया था, जो चेयरमैन भी रहे UIDAI के, नंदन नीलेकनी, वो भी आईआईटी से थे। साथ ही साथ और अगर हम बात करें तो यहाँ पर सचिन बंसल, बिनी बंसल, जिन्होंने फ्लिपकार्ट को फाउंड किया, वो भी आईआईटी दिल्ली से थे। ठीक है, तो ये तमाम जो भी नाम लिए वो आईआईटी से ही पढ़ करके निकले हैं और देश और दुनिया में इन्होंने बहुत नाम कमाया है। तभी तो मैंने कहा था आईआईटीज हैं जहां पर ड्रीम्स रियलिटी में बदलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर
आईआईटीज से जुड़ी हुई और जानकारी देखते हैं कि ये आईआईटीज इंडिया में है कहाँ कहाँ। तो देखिए, अगर हम बात करें सबसे पहले ईस्ट जोन की, तो यहाँ पर ईस्ट जोन में आपको देखने को मिलेगा ओडिशा के अंदर आईआईटी भुवनेश्वर, झारखंड में है आईआईटी धनबाद, वेस्ट बंगाल में आईआईटी खड़गपुर और छत्तीसगढ़ में आईआईटी भिलाई। वहीं अगर हम बात करें सेंट्रल जोन की, तो यूपी में 2 आईआईटीज हैं, वाराणसी एंड कानपुर, और मध्य प्रदेश में है आईआईटी इंदौर। इसके बाद नॉर्थ सेंट्रल जोन में आपको देखने को मिलेगा आईआईटी जोधपुर, आईआईटी रोपड़ और आईआईटी दिल्ली। वहीं अगर हम नॉर्थ जोन की बात करते हैं तो यहाँ पर आईआईटी मंडी, आईआईटी रुड़की और साथ ही साथ आईआईटी रोपड़ आपको देखने को मिलेगा। सॉरी, इससे पहले आईआईटी जम्मू था, ठीक है। तो आईआईटी जम्मू कहां पर आ गया आपका? नॉर्थ सेंट्रल जोन में, और आईआईटी रोपड़ आपका कहां आ गया? यहां पर नॉर्थ जोन में। इसके बाद अगर साउथ जोन की बात करें तो आपके पास है आईआईटी हैदराबाद, तिरुपति, चेन्नई एंड पलक्कड़। और इसके अलावा वेस्ट जोन में आप देखते हैं गांधीनगर, गोवा, मुंबई और धारवाड़। और नॉर्थ ईस्ट जोन में है आईआईटी पटना एंड गुवाहाटी। तो ये कुल मिलाकर जो 23 आईआईटीज हैं, इनमें 17,740 कुल सीट है। और ये जो डेटा है ये है 2024 का। किसने दिया? तो जॉइंट सीट अलोकेशन अथॉरिटी जो है, जो कि काउंसलिंग करवाती है जेई एडवांस्ड जब हो जाता है, उसके बाद जो बच्चे अच्छे परसेंटाइल हासिल करते हैं फिर वो ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि जॉइंट सीट अलोकेशन अथॉरिटी के द्वारा कंडक्ट करवाई जाती है। उसका ही ये डेटा है, राइट। 17,740 कुल सीट्स हैं इन आईआईटीज के अंदर। इसके बाद अगर हम एनआईटी का सीट मैट्रिक्स देखें तो टोटल 24,229 सीट्स एनआईटीज में है। टोटल नंबर ऑफ एनआईटीज इंडिया में 31 है, जो कि आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर। और इनका सीट मैट्रिक्स आप देख सकते हैं, ये भी 2024 का डेटा है, आप पॉज करके आराम से देख सकते हैं। कुछ एनआईटीज यहाँ पर इस स्लाइड पर भी आपको देखने को मिलेगी। और बैकग्राउंड में जो आप ये सुंदर सा कैंपस देख रहे हैं, ये एनआईटी उत्तराखंड का है। तो ये हम बात कर रहे हैं एनआईटीज और आईआईटीज के सीट मैट्रिक्स की, जिसके अंदर हमने देखा कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, ठीक है। अब ये एनआईटीज के कैंपस हो गए डिफरेंट। अब हम बात करेंगे जेई मेन की। देखिए, जेई मेन एक ऐसा एग्जाम है जिसमें यूं तो हर साल 10 लाख से भी ज्यादा बच्चे बैठते हैं, इवन मोर देन 1.5 मिलियन। लेकिन इनमें से मात्र 2.5 लाख बच्चे क्वालिफाई करते हैं जेई एडवांस्ड के लिए, और उनमें से भी कुछ बच्चे आईआईटीज में अपनी जगह बना पाते हैं। तो एक बात तो साफ है, जी हाँ, कंपटीशन हाई है। पर इस सेशन के एंड में हम ये भी बात करेंगे कि इस टफ कंपटीशन के दौर में हम कैसे एक्सेल कर सकते हैं, क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए। तो आप एंड तक जुड़े जरूर रहिएगा। चलिए अब बात करते हैं कि जेई मेन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। क्या कोई एज लिमिट है क्या? नहीं भैया, कोई एज लिमिट नहीं है। देयर इज नो एज लिमिट फॉर जेई मेन। इसके अलावा नेशनलिटी क्राइटेरिया, कौन से देश के लोग इस एग्जाम को दे सकते हैं? तो देखिए, इंडियन सिटीजन आप हैं तो डेफिनेटली आप ये एग्जाम देंगे ही। पर फॉरेन नेशनल जैसे कि एनआरआईज, नॉन रेजिडेंट इंडियन, जो कि किसी बिजनेस पर्पज से या एम्प्लॉयमेंट के पर्पज से भारत के बाहर सेटल हो जाते हैं, फिर उनके बच्चे अगर आईआईटी का एग्जाम देना चाहते हैं या फिर जेई का एग्जाम देना चाहते हैं, तो जेई एग्जाम वो दे सकते हैं, वो एलिजिबल हैं। पीआईओ, पर्सन्स ऑफ इंडियन ऑरिजिन, या फिर ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पिताजी या दादाजी इंडियन ओरिजिन के थे, वो बाहर गए, और कुछ इन लोगों का जन्म विदेश में ही हो गया। तो ये क्या कहलाते हैं? पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी कि इन्हें क्या मिल जाता है? एक ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड मिल जाता है। ये लोग भी ये एग्जाम दे सकते हैं। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है? तो क्लास 12 का एग्जाम आपको देना चाहिए, ये जरूरी है। यानी कि क्वालिफाइंग एग्जाम कौन सा हुआ जेई मेन देने के लिए? क्लास 12 का, ठीक है। तो क्लास 12 का एग्जाम जो है वो देना आवश्यक है जेई मेन में बैठने के लिए। या फिर कुछ लिस्टेड एग्जामिनेशंस भी हैं, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट स्लाइड पे, कि कौन से एग्जामिनेशंस आप अगर देंगे तो उसके बाद आप जेई मेन में बैठ सकते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट कौन से होने चाहिए क्वालिफाइंग एग्जाम, यानी कि 12th में आपके पास कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए? देखिए, अगर आप पेपर 1 बीटेक के लिए जाना चाहते हैं तो फिजिक्स, मैथ्स कंपलसरी सब्जेक्ट है, या फिर केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, या कोई सा भी टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट्स अगर आपके पास हैं तो आप एलिजिबल हैं।
इसके अलावा बी आर्क के क्षेत्र में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री कंपलसरी सब्जेक्ट है। बैचलर ऑफ प्लानिंग के लिए जाना चाहते हैं तो मैथमेटिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट है। तो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन यानी कि 12th में आपके पास ये स्ट्रीम्स होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्वालिफाइंग एग्जाम को कौन से ईयर में अगर आपने पास किया हो तो आप जेईई मेन दे सकते हैं। अगर हम 2025 के एग्जाम्पल से देखें, जैसे अभी 2025 चल रहा है, 2025 में कौन कौन ये एग्जाम दे पाएगा? जिन्होंने क्लास 12 2023 में अपनी कंप्लीट की थी वो भी दे सकते हैं, 2024 में जिन्होंने दी थी वो भी दे सकते हैं, और 2025 में जो इस साल ही अपीयर होंगे वो भी जेईई मेन दे सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमने कुछ क्राइटेरियाज देखे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज। अब हम बात करते हैं ये जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की जो लिस्ट है वो पूरी की पूरी कौन सी है। तो देखिए 10+2 फाइनल एग्जामिनेशन, जैसा कि सबसे पहले हमने देखा था क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड से अगर आपने किया है तो बिल्कुल आप जो है एलिजिबल हैं। साथ ही साथ काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस, ये जो CISCE है, ये एक नॉन गवर्नमेंटल, एक प्राइवेट बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन है जो कि क्लास 10th के लिए ICSE एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है, 12th के लिए ISC इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट देता है। तो ये अगर आपने यहाँ से भी अपनी पढ़ाई की है, 12th की है, तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। इसके अलावा 2 ईयर प्री यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन कई स्टेट्स में आपने देखा होगा, जैसे कर्नाटका है। अगर किसी बच्चे को हायर स्टडीज़ में जाना है, यूनिवर्सिटी में जाना है, तो पहले ही उनकी नॉलेज और स्किल को उस लायक बना दिया जाता है, जिसे जूनियर कॉलेज कहते हैं। वहाँ पर 11th और 12th वहाँ प्री यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस के अंडर आते हैं, ठीक है। और उन्हें इंटरमीडिएट इसलिए कहा जाता है क्योंकि 11th और 12th एक ब्रिज की तरह काम कर रही है यूनिवर्सिटी में जाने के पहले, ठीक है। 10th के बाद आप प्री यूनिवर्सिटी जूनियर कॉलेज में जाएंगे, 11th 12th पढ़ेंगे, स्किल्स डेवलप करेंगे, देन आप यूनिवर्सिटीज में जाएंगे। तो अगर आप ऐसा किसी कोर्स के थ्रू गुजर रहे हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द 2 ईयर कोर्स ऑफ द जॉइंट सर्विसेज विंग ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी, ये भी एलिजिबल हैं। साथ ही साथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द NIOS। NIOS क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। आपने मैरी कॉम का नाम सुना होगा, आपने पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन प्लेयर नाम सुना होगा, काव्या माधवन केरल की एक्ट्रेस हैं काफ़ी बड़ी, ये सब NIOS के एल्यूमिनाई हैं, ठीक है। तो 5 सब्जेक्ट्स मिनिमम के साथ अगर आपने NIOS के थ्रू अपनी 12th की है तो भी आप एलिजिबल हैं। और भी काफ़ी सारे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की लिस्ट में क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस हैं। अगर आप इनमें से किसी कोर्स के थ्रू गुजर रहे हैं तो आप पॉज करके एक बार इन्हें रीड कर सकते हैं, ये सभी एलिजिबल हैं। इसके अलावा और भी हैं, ठीक है। तो ये आप एक बार स्लाइड्स पोज करके आराम से तसल्ली से जरूर रीड कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद बारी आती है मोड ऑफ एग्जाम की, कि ऑनलाइन या ऑफलाइन, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है या फिर पेन और पेपर लेकर हमें देना है। तो मोड ऑफ एग्जाम में अगर हम बात करें पेपर 1 की, जो कि BE और BTech के लिए हो रहा है, ये ऑनलाइन मोड में हो रहा है कंप्लीटली, ठीक है। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने है, सवाल उस पर आएगा और आपको सही ऑप्शन चुनना है, ठीक है। इसके अलावा पेपर 2A बी आर्क की अगर हम बात करते हैं तो इसमें मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड टेस्ट ऑनलाइन मोड में होता है, और ड्राइंग टेस्ट जो है वो पेन और पेपर मोड में होगा। भाई ड्राइंग आप माउस से तो नहीं बनाएंगे ना पकड़ के, आप क्या, आपको पेन और पेपर की आवश्यकता होगी। तो ड्राइंग टेस्ट के लिए क्या है, पेन और पेपर मोड, बाकी ऑनलाइन मोड ही है। इसके बाद पेपर 2B यानी कि जो बैचलर ऑफ प्लानिंग, जो हमने शुरुआत में ही जेईई एग्जाम का 2 स्टेजेस जहां देखी थी, वहां हमने देखा था 1, 2A, 2B। बैचलर ऑफ प्लानिंग पेपर 2B ऑनलाइन मोड में होने वाला है। और अगर बात की जाए एग्जाम ड्यूरेशन की, तो देखिए पेपर 1B BTech के लिए नॉर्मल कैंडिडेट्स जनरली आपको मिलेंगे 3 आवर्स, पर PWD कैंडिडेट्स को मिलने वाले हैं 4 आवर्स। सेम गोज विद पेपर 2A एंड पेपर 2B। आगे बात करते हैं टोटल मार्क्स की। अगर बात की जाए पेपर 1 की, तो देखिए सब्जेक्ट्स कौन से होने वाले हैं, कहां से क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से। टोटल मार्क्स कितने होंगे, तो टोटल मार्क्स होंगे 300। इसके बाद अगर बात की जाए पेपर 2A, तो यहां पर आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। मैथमेटिक्स है, लेकिन अब यहां पर आएगा एप्टीट्यूड टेस्ट और ड्राइंग टेस्ट, टोटल मार्क्स 400। और पेपर 2B की बात की जाए तो मैथमेटिक्स यहां भी है, एप्टीट्यूड टेस्ट यहां है, पर प्लानिंग टेस्ट यहां पर एक नया पार्ट आपको देखने को मिलेगा। टोटल मार्क्स वही पेपर 2A की तरह ही 400 होने वाले हैं। इसके बाद अगर बात की जाए तो इंडिया डाइवर्स नेशन है और सभी लैंग्वेजेस का यहां ध्यान रखा गया है। आप
जेई मेन दे सकते हैं इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मराठी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ओडिया, पंजाबी, असमीज और मलयालम में। ठीक है, तो ये 13 लैंग्वेजेस जो आपकी स्क्रीन पर है, इसमें आप जेई मेन दे सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पैटर्न, और अगर आप अपना गोल सेट कर रहे हैं, अगर आपका टारगेट जेई है, तो यहां पर आपको पूरा ध्यान मेरे ऊपर रखना होगा। देखिए, यहां पर अगर हम पेपर 1 की बात करें, पेपर 1 का एग्जाम पैटर्न देखें, तो 3 सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, और यहां पर 2 सेक्शंस होंगे पर सब्जेक्ट। सेक्शन ए में आपसे पूछे जाएंगे एमसीक्यूज, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। यहां पर आपके सामने होंगे कुछ ऑप्शंस, और उन ऑप्शंस में से आपको सही आंसर यहां पर मार्क करना होता है। दूसरे तरीके के जो क्वेश्चन है सेक्शन बी में, वो है न्यूमेरिकल आंसर टाइप। अब देखिए, पहले क्या था, कोरोना के समय पर क्या कर दिया था कि 10 क्वेश्चंस टोटल आते थे न्यूमेरिकल आंसर टाइप के, उनमें से आपको 5 करने होते थे कंपलसरीली। पर अभी लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग यहां पर 10 नहीं, अब सिर्फ 5 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और पांचों के पांचों का आपको आंसर करना होता है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्या हुआ, जिसमें आपको न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करके खुद एंटर करनी होगी न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर के तौर पर। ठीक है, तो फिजिक्स में सेक्शन ए में 20 एमसीक्यू आपसे पूछे जाएंगे, हर एमसीक्यू 4 नंबर का है, और इसके अलावा न्यूमेरिकल आंसर टाइप 5 है, कंपलसरीली पांचों आपको आंसर करने हैं। 4 मार्क्स का यहां पर आप देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन होने वाला है। अगर सर आंसर गलत हो गया तो बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग है, -1 यहां पर हो जाएगा। इसके बाद अगर बात करें केमिस्ट्री की, सेम सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, 20 क्वेश्चन एमसीक्यू, 5 क्वेश्चन न्यूमेरिकल आंसर टाइप, और वही यहां पर आप देख रहे हैं मार्क्स का भी अलोकेशन है। इसके बाद मैथमेटिक्स में भी सेम है। अगर आप टोटल करेंगे तो टोटल क्या आएगा भैया, 300 मार्क्स का ये आपका पेपर 1 होने वाला है, 100, 100 एंड 100। इसके बाद 2A की बात करें तो यहां पर आप देखिए, मैथमेटिक्स में पार्ट 1 में एमसीक्यू पूछे जाएंगे 20, हर एक एमसीक्यू कितने मार्क्स का है, 4। अगर गलत तो नेगेटिव मार्किंग -1। इसके बाद जो है आपका न्यूमेरिकल आंसर टाइप है, जहां पर आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होने वाला है। तो यहां पर पार्ट 2 में भी वही एमसीक्यूज हैं, लेकिन आप यहां पर मार्क्स कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर टोटल आएगा 400, क्योंकि जो ये ड्राइंग है जिसमें आपको एक शीट दी जाती है और वहां पर आपको ड्रॉ करके यहां पर दिखाना होता है। यहां पर ड्राइंग एप्टीट्यूड के जो 2 क्वेश्चन है, इनका जो मार्क्स हैं वो है 100, तो टोटल मार्क्स जब आप कैलकुलेट करते हैं तो वो आते हैं 400। इसके बाद बात की जाए पेपर 2B प्लानिंग की, वही सेम है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप और एमसीक्यू 20 एंड 5, टोटल 25 क्वेश्चंस, 4 मार्क्स ईच, तो यहां पर आपके पास हो जाते हैं 100। पार्ट 2 में एप्टीट्यूड में एमसीक्यूज हैं, टोटल 200 मार्क्स के होंगे, 50 इंटू 4, और यहां पर पार्ट 3 में एमसीक्यू है प्लानिंग टेस्ट, जो कि 25 क्वेश्चन है और 4 मार्क्स ईच, तो यहां पर 100 मार्क्स हो जाते हैं। टोटल मार्क्स अगर आप देखेंगे तो 400, राइट। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ स्कोर्स की, पर कट ऑफ स्कोर्स की बात करने से पहले मैं एक छोटी सी अपील आपसे करना चाहूंगा। इफ यू आर फाइंडिंग दिस सेशन हेल्पफुल, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग जेईई एग्जाम को लेकर के बढ़ रही है तो प्लीज लाइक कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक और कमेंट से ये जो सेशन है ये उन स्टूडेंट्स तक भी जा पहुंचेगा जिन्हें वाकई में इसकी जरूरत है, जो कि वाकई में इस चीज से बहुत ही फायदा उठा सकते हैं। तो लेट्स स्प्रेड द नॉलेज। वापस आते हैं कट ऑफ स्कोर्स के ऊपर। कट ऑफ स्कोर्स की बात करते हैं, लास्ट 2 इयर्स के लिए कट ऑफ्स क्या गई हैं जेईई मेंस की। तो देखिए, यहां पर आप देख रहे हैं ये परसेंटाइल स्कोर्स हैं। परसेंटेज और परसेंटाइल में क्या होता है भाई, टोटल जितने भी कैंडिडेट्स एग्जाम दे रहे हैं उनमें से अगर 93% बच्चों से अच्छा मैं परफॉर्म कर रहा हूं तो मेरा यहां पर क्वालिफाई होगा जेईई मेन। इस 93 परसेंटाइल का मतलब इतना ही है। परसेंटेज तो हम जानते ही हैं, टोटल मार्क्स में से कितने परसेंटेज आप क्या है वो कैलकुलेट करना हमें अच्छे से आता है भाई, हम मैथ्स के स्टूडेंट अगर हैं तो। पर यहां पर आप देख रहे हैं परसेंटाइल है, यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं उनमें से 93% बच्चों से अच्छा मुझे करना है अगर मैं जनरल कैटेगरी का हूं तो। और यहां पर ये डिफरेंट कैटेगरीज आप देख ही रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि हर कैटेगरी के आगे उसकी कट ऑफ लिखी हुई है। आप पॉज करके आराम से देखें, आप जिस भी कैटेगरी में हैं आपको यहां से एक अच्छा आइडिया लग जाएगा। अब बात करेंगे जेईई एडवांस्ड की। जेईई एडवांस्ड के बारे में जानेंगे। अभी तक हमने जेईई मेन की बात की थी। अब मेन में जो कुछ बच्चे हैं जो जेईई मेन को क्वालिफाई कर जाते हैं वो जेईई एडवांस्ड के लिए अपीयर होते हैं, और जेईई एडवांस्ड में जो टॉप परफॉर्मर्स होते हैं उन्हें आईआईटीज में जगह मिलती है। हम ये देख के आ चुके हैं, ठीक है। तो जेईई एडवांस भैया किसके द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, तो ये जो हमने आईआईटीज देखी थी ना, 7 जोन्स हमने देखे थे, इनमें से हर जोन में से एक इंपॉर्टेंट आईआईटी है।
7 ये कोऑर्डिनेटिंग आईआईटीज हैं जिनके द्वारा ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। JEE Advanced is conducted by the 7 zonal coordinating IITs under the guidance of the Joint Admission Board JAB 2025। यानी कि हर साल आप देखेंगे कि जो ये JEE Advanced का पेपर कंडक्ट करवाया जाता है ये इन 7 कोऑर्डिनेटिंग IITs के द्वारा करवाया जाता है। 2025 की अगर हम बात करें तो IIT कानपुर इस एग्जाम को कंडक्ट करवाएगा। ये अभी हम आगे आने वाली स्लाइड्स में भी देखेंगे। इस JEE एडवांस में भी 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। दोनों ही पेपर के लिए 3-3 घंटे हमें मिलते हैं। ठीक है भैया, पेपर 1 के लिए भी 3 आवर्स, पेपर 2 के लिए भी 3 आवर्स। इसके बाद इसकी हाइलाइट्स की बात करें, नेम क्या है एग्जाम का, हम जानते हैं JEE एडवांस 2025। कौन 2025 का कंडक्ट करवा रही है? IIT कानपुर। 2026 का कोई और करवाएगा। तो ये जो है 7 कोऑर्डिनेटिंग जो IITs हैं ये इसे कंडक्ट करवाती हैं। एग्जाम का लेवल क्या है? तो नेशनल लेवल का एग्जाम है भाई। JEE मेन भी नेशनल लेवल का एग्जाम है, ये भी नेशनल लेवल का एग्जाम है। मोड क्या है? ऑनलाइन मोड है, बिल्कुल। इसके अलावा एग्जाम फ्रीक्वेंसी 1 ईयर, ठीक है, साल में 1 बार होता है। वहीं JEE मेन हमने देखा साल में 2 बार होता है, लेकिन JEE एडवांस्ड साल में 1 बार होता है। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स देखिए, 2024 में 1,80,200 कैंडिडेट्स जो है वो अपीयर हुए थे। ठीक है, इसके अलावा टोटल नंबर ऑफ सीट्स हमने देख ही लिया, 17,740 सीट्स IITs में हैं। इसके अलावा किन कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं आप JEE एडवांस देकर के? बीटेक, बिल्कुल IITs में बीटेक कर सकते हैं, BS कर सकते हैं, BArch, BS एंड MS डुअल डिग्री, बीटेक एंड MTech डुअल डिग्री, इंटीग्रेटेड MSc यानी कि BSc के साथ MSc इंटीग्रेटेड MTech, बीटेक और MTech इंटीग्रेटेड कोर्स। काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो यहाँ पर दोनों ही इंटीग्रेटेड कोर्स जो हैं चलाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वो कोर्सेज है जिनमें एडमिशन मिलता है। रजिस्ट्रेशन फीस कितनी होगी जब आप JEE मेन क्वालिफाई करेंगे? तो JEE एडवांस्ड के लिए ये डिफरेंट कैटेगरीज को कितनी फीस भरनी पड़ती है ये आपके सामने है। इवन जैसा कि हमने देखा कि जो बाहर रह रहे हैं, NRIs हैं, जैसे सार्क कंट्रीज में कोई अगर रह रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए क्या फीस है, नॉन सार्क कंट्रीज में अगर आप रिसाइड कर रहे हैं तो उनके लिए क्या फीस है, ये टोटल जो है डेटा आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। ड्यूरेशन कितनी है हम देख चुके हैं, 3 आवर्स की ड्यूरेशन है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के ही लिए। मीडियम क्या है, इंग्लिश या फिर हिंदी में हम ये एग्जाम दे सकते हैं। टेस्ट सिटीज 229 है इंडिया में, 3 सिटीज इंडिया के बाहर भी है 2024 के अकॉर्डिंग। कॉलेजेस एक्सेप्टिंग द एग्जाम स्कोर, सारी IITs जो है वो एडवांस्ड के अकॉर्डिंग, एडवांस्ड का जो आपका स्कोर है उसके अकॉर्डिंग ही एडमिशन देगी। और भी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एडवांस्ड का स्कोर देख के आपको एडमिशन देती हैं। ऑफिशियल JEE एडवांस वेबसाइट बहुत सारी, अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए जब समय आएगा तो आप jeeadv.ac.in को विजिट कर सकते हैं और तमाम जानकारी JEE एडवांस के बारे में पा सकते हैं। अब भैया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, JEE एडवांस कौन दे सकता है? तो JEE मेन 2025 का स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने ये JEE मेन क्वालिफाई किया है 2025 यहाँ पर इसलिए लिखा हुआ है कि JEE एडवांस 2025 कौन दे पाएगा, तो कब का स्कोर देखेंगे? JEE मेन 2025 का स्कोर देखेंगे, और जिन्होंने अच्छा यहाँ पर परफॉर्म किया, क्वालिफाई किया, वो JEE एडवांस देंगे। ये कब सबसे पहले इंपॉर्टेंट हो गया, सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। इसके बाद कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं? 2 अटेम्प्ट्स हैं 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स में। एक आपने अगर 2025 में दे लिया तो दूसरा आप 2026 में दे सकते हैं। सिर्फ 2 बार JEE एडवांस दे सकते हैं, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में बहस भी चल रही है। लाइव अपडेट का वादा मैंने आपसे सेशन के शुरुआत में किया था, लाइव अपडेट आपको देकर भी जाऊंगा। मैक्सिमम 2 अटेम्प्ट्स दे सकते हैं आप 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स में। अगर पहले ही आपने काउंसलिंग में पार्ट ले लिया था, किसी IIT की सीट आपने पा ली थी, फिर आप चाहें कि नहीं मुझे दूसरी IIT में जाना है, दूसरी स्ट्रीम में जाना है, ऐसा नहीं होगा। एक बार अगर किसी IIT में एडमिशन ले लिया तो आप फिर से JEE एडवांस नहीं दे सकते। एज लिमिट क्या है? तो कैंडिडेट्स जो हैं वो 18 साल से यहाँ पर 18 साल के कम से कम होने चाहिए, और डिफरेंट कैटेगरीज को यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। क्लास 12 की जो एग्जामिनेशन है उसमें आप क्वालिफाइंग एग्जाम, हमने वो तो JEE मेन के लिए ही देखा है, तो वो ऑटोमेटिकली JEE एडवांस का भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बन जाता है। तो ये तमाम जो क्राइटेरियाज हैं ये फुलफिल होना ज़रूरी है। बात आ गई है लाइव अपडेट की। देखिए JEE एडवांस को लेकर हमेशा यहाँ पर एक द्वंद्व की स्थिति बनी हुई है। सबसे पहले अगर बात करें तो जो जॉइंट बोर्ड है
उसने यहाँ पर कह दिया था कि भाई 2 अटेम्प्ट नहीं 3 अटेम्प्ट्स हो सकते हैं, यानी कि जेईई एडवांस 3 बार आप दे सकते हैं। पर फिर अपने इस डिसीजन को वापस से रिवाइज कर दिया, ठीक है, और रिवाइज करके क्या कहा कि नहीं 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 हमसे गलती हो गई थी, 3 बार नहीं सिर्फ 2 बार ही आप ये जेईई एडवांस का एग्जाम दे पाएंगे। इसके बाद बात आई अभी 2023 में कुछ बच्चे जिन्होंने 12th पास आउट की थी, उन्होंने 2025 में एक पिटीशन डाल दी सुप्रीम कोर्ट के सामने और कह दिया कि 2023 में हमने 12th दी, तो हम 2025 का जेईई मेन तो दे पा रहे हैं, पर हम जेईई एडवांस ही नहीं दे पा रहे हैं। तो ये हमारे साथ एक कह सकते हैं कि बुरा हो रहा है। जेईई मेन अगर आप साल में 2 बार दे सकते हैं और आप लंबे समय तक दे सकते हैं, तो ये यूनिफॉर्मिटी क्यों नहीं है? तो इसी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से और जॉइंट एडमिशन बोर्ड से जवाब मांगा है कि ये जो प्ली हम तक पहुंची है, ये जो पिटीशन आई है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्यों ना जेईई एडवांस को ही 3 बार कर दिया जाए। अब जब हमारा समय आएगा तब तक डेफिनेटली एक डिसीजन आ चुका होगा, तो हमें ये इसके बारे में भी अपडेट मिल जाएगा। इसके बाद बात करते हैं कि हमने देखा कि बहुत ही टफ कंपटीशन है, 10 लाख से भी ज़्यादा बच्चे, इवन मोर देन 1.5 मिलियन, उनमें से मात्र 2.5 लाख बच्चे एडवांस, और उसमें से भी 17,740 को ही आईआईटीज़ में जगह मिलने वाली है। तो भाई आखिर ये होगा कैसे? तो देखिए, वैसे तो कोचिंग हार्ड वर्क और सेल्फ डिसिप्लिन का सब्स्टिट्यूट नहीं है, हम ये जानते हैं, लेकिन कोचिंग जो है एक गाइडेंस जो है, हमारी जो प्रिपरेशन है उसे एक्सेलरेट कर देती है, ये भी हम डिनाय नहीं कर सकते हैं। हमें ध्यान रखना होगा कि किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना है। अगर एक्सपर्ट गाइडेंस है, अगर हमारे पास एक्सपर्ट की गाइडेंस हो, तो हमारी जो प्रिपरेशन है वो एक्सेलरेट कर सकती है। देखिए, हम ये तो जानते हैं कि जेईई मेन या जेईई एडवांस की जब हम बात करते हैं, तो इनका जो सिलेबस है वो काफ़ी वास्ट और ट्रिकी है। अब ऐसे में अगर हमारे साथ कोई एक्सपर्ट है, तो वो हमें सही दिशा दिखा सकता है, सही मार्गदर्शन दे सकता है, ताकि हम जो बिल्कुल ही काम की चीज़ें नहीं है उस पर हमारा टाइम वेस्ट ना करें, हम हमारी जो इफेक्टिवनेस है उसे इनइफेक्टिवनेस में कन्वर्ट ना होने दें। इसके लिए ज़रूरी है एक्सपर्ट की गाइडेंस और एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग कि किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना है। फोकस स्टडी मटेरियल और प्रैक्टिस क्वेश्चंस की हमें ज़रूरत पड़ती है। क्यों? देखिए, हमने देखा कि जेईई मेन से ज़्यादा जेईई एडवांस्ड टफर है, ठीक है, टफ एग्जाम है, और जेईई एडवांस में हमें चाहिए होता है कि किस प्रकार से जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करना चाहिए, जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उन्हें कैसे सॉल्व करना चाहिए। और तो और जेईई मेंस की भी हम बात करें तो एक क्वेश्चन में मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स लगते हैं, ठीक है, तो इसके लिए वेल क्यूरेटेड स्टडी मटेरियल की जरूरत होती है। हमारे पास एक अच्छा क्वेश्चन बैंक होना चाहिए जो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस लिए हुए हो, ताकि हमारी प्रिपरेशन में 4 चांद लग जाएं। तो इसलिए फोकस स्टडी मटेरियल की भी हमें ज़रूरत होती है। कई बार हमें इस अभाव में कि हमें पता ही नहीं है क्या पढ़ना है, हम बिना किसी डायरेक्शन के अपने जो माइंड है उसे इंफॉर्मेशन से भरते जाते हैं, फिल करते जाते हैं, पर उसकी जो हम कह सकते हैं कि एंड रिजल्ट है वो हमें हमारे मन मुताबिक नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारा स्टडी मटेरियल था, जो कंटेंट था, वो वीक था। इसके लिए एक बहुत ही हम कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट फैक्टर, जो इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है, वो स्टडी मटेरियल और प्रैक्टिस क्वेश्चंस अदा करता है, जो कि हमें कहाँ से मिल सकते हैं? एक्सपर्ट गाइडेंस के साथ ही मिल सकते हैं। इसके अलावा ज़रूरी है, अगर हमें सफल होना है, तो रेगुलर मॉक टेस्ट और परफॉर्मेंस एनालिसिस। देखिए, यहाँ पर एग्जाम में जो पीयर प्रेशर होता है, अगर हम उसे मॉक टेस्ट में साइम्युलेट कर दें, यानी कि जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो आपको एकदम एग्जाम में जैसे आप पेपर दे रहे हैं ऐसा प्रेशर फील हो, साथ ही साथ एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, टाइम कैसे मैनेज करना है, अवॉइड कैसे करनी है सिली मिस्टेक्स, ये सब हम जब मॉक टेस्ट देंगे। और एलन की ऐप पर तो बहुत ही अच्छा ये हम कह सकते हैं कि एक फंक्शन भी, जिससे हम हमारी परफॉर्मेंस भी एनालाइज कर सकते हैं कि हम किस सेक्शन में वीक हैं, और उसी प्रकार हम अपने खुद के ऊपर काम कर सकते हैं। अपने सब्जेक्ट जो वीक पॉइंट्स हैं उन्हें हम अपनी स्ट्रेंथ में बदलने का काम कर सकते हैं, राइट। इसी के साथ साथ डाउट सॉल्विंग और पर्सनलाइज्ड मेंटोरशिप बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनमें बच्चे खुद ही उलझे हुए रहते हैं,
पर वहीं आपको अगर रियल टाइम डाउट सॉल्विंग मिल जाए तो कितना अच्छा हो। तो यहाँ पर ये भी आपको एलन प्रोवाइड करवाता है। साथ ही साथ मेंटल रेडीनेस एंड मोटिवेशन। देखिए, जब लाइक माइंडेड एस्पिरेंट्स के साथ आप अपनी तैयारी करते हैं तो आपको एक, हम कह सकते हैं, एक एनवायरनमेंट ही वैसा मिलता है जहां पर आप खुद पुश करते हैं, खुद को हार्डर पुश करते हैं ताकि आपको सक्सेस मिले। और ये कहाँ मिलता है? जहां पर आप ही के जैसे कुछ एस्पिरेंट्स और मौजूद हों ताकि वो पूरा का पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट हो। सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ स्टडी तो बहुत ही ज़रूरी है, पर यहाँ पर एक्सपर्ट गाइडेंस अगर मिल जाती है तो ये एक हाइब्रिड मॉडल हमें सक्सेस की ओर ज़रूर लेकर जाता है। आप यहाँ पर IIT JEE से जुड़े अगर इंफॉर्मेशनल वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा जो एलन जेई का चैनल है, जहां पर आपको पूरा स्ट्रक्चर्ड अप्रोच बेस्ट कंटेंट के साथ बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर, कंटेंट के ऊपर जो डिलीवरी है, लेक्चर डिलीवरी है, वो देखनी है तो आपके डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर लिंक अवेलेबल है। आप सीधा वो जाकर के चैनल एक्सप्लोर कर सकते हैं। और भी अगर आपको जानकारी चाहिए, अपकमिंग कोर्सेज की जानकारी चाहिए, तो वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो देरी ना करके बिल्कुल अपना फोकस यहाँ पर लगा करके हमें आगे बढ़ना होगा, टारगेट सेट करना होगा और माइंडसेट, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, वही हमें बदलना होगा। थैंक यू सो मच।